जय श्री हरि। बड़े घर की बेटी। वैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर कभी हाथी झूमा करते थे। अब इसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ न रहा, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। वैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का था, सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध पर उठ के सवेरे ही पी जाता। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। वह नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए किन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्राय खरलर सुरीली कड़ मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित हुए और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के 2 वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की लीलाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उसने विरोध किया। यह इसलिए नहीं कि उसने अपने सास ससुर देवर जेठ आदि से घृणा की थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तेरे पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पास एक छोटी सी रियासत के तल्लुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़, फनूस, अनौरी, मजिस्ट्री और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे और दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई। देवयुग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल के किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली और समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों को से रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यह चाहते कि ऋण का बोझ पड़े और ना यह स्वीकार था कि इसे अपने को ही भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने गए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके सुहाग पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी, वो यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ा का तो ना क्या कहना, कोई सजी हुई सुंदर वहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उससे विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भाव
से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न रहा। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंद ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतना जल्द उठ गया? आनंद ने उत्तर दिया, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से चिल्लाया। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज तो कुल पाव भर रहा, अब सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह खुदा ने बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता। लाल बिहारी को भावच की यह ठिठाई बहुत भारी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती है। स्त्रियां गाली सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुख फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ कितना भी नित्य नाई कहार खा जाते। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी भरकर खींच लूँ, जी बाहर खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखते। अब अनपढ़ उखड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री की एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। उखड़ाऊ उठाकर आनंद की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो फूली, उसे मैं देखूंगा और तुम्हें भी। आनंद के हाथ से उखड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपते हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे पति के ही बल पर पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियम अनुकूल संध्या समय घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। वार्तालाप 10 बजे तक रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों से ऐसा आनंद मिलता है कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वैनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर क्या बात हो गई? लाल बिहारी ने कहा कि कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, वह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरी पर बल पड़ गया। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उससे पाँव मुँह उलझ दूँ। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती है, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर क्यों ना करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो, मैं तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी कहती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाँव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो उसने कहा, दाल में घी क्यों न डाला। बस इसी पर मायके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे ना सहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार कहा जाते हैं और किसी को जान भी ना पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोकूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? श्रीकंठ
बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। इन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोध अग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। वैनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। खड़ी बात यह चिंता नहीं, कोई एक ही हो दो कह ले, वहाँ तक तो मैं सहल सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़ें और मैं दम न मरूं। वैनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके और श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर वही बूढ़ा ठाकुर आवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियाँ इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कोई घर संभल गए हैं कई। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे सहन नहीं है। आप सच मानिए कि मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होते था। अब वैनी माधव सिंह भी गर्मा गए, ऐसी बात है और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। मेरी वैनी माधव सिंह बोले, स्त्री के पीछे क्या? श्रीकंठ ने कहा, जी नहीं, आपको क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यही नहीं स्वीकार करना चाहते कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कोई सज्जन हुक्म चिलम के बहाने वहां आ बैठे और कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो कुल को अनीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलाते थे। वह कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप को से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। वैनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही है। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। वैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ क्यों न हो जाए, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों से बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डेविटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब की बात पलटी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। वैनी माधव बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ बोला, उसकी दुष्टता को मैं कदाचित नहीं सह सकता। यह तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना सारा भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी से दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले।
बाप का भी वह इतना मान न करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी भी उसे गुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़ी जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा दिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलिंद हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछतावा रहा हो। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे आऊँगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता है कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी जिसे सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई ना समझे कि रोता था। वह आनंदी के द्वार पर जाकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे भी जो कुछ अपराध हुआ है आप क्षमा कीजिए। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल किए बाहर से आए और भाई को खड़ा देख घृणा से आंखें फेर ली और कहा, कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई तक से दूर भाग रहे हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछतावा रही कि वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे उसका तनिक भी ध्यान न था कि वह बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गर्म क्यों होते हो। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने की कहें तो क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ आप क्षमा कीजिए, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ ने कहा, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत गलनी हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। श्रीकंठ इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और हाथ पकड़ लिया बिहारी ने पीछे से। फिर देखा आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देख सके। आनंदी ने, मैं ना जानने दूंगी आपको। लाल बिहारी ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ भाभी। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी ने कहा, जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं संघर्ष स्वीकार कर लूँगा। और श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। वैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिले देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोले उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।
बिगड़ा हुआ काम बना देती हैं। गांव में जिसने वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों को आनंदी की उदारता को सहारा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।